Okay, good morning, students. Once again, students, as you know that DNA is a double helical structure, and it is made up of two different strands, which was proposed by Watson and Crick. ठीक है. And when they were describing the structure of the DNA as well as they were presenting the model of the DNA, double helical structure model of the DNA. At the same time, they also proposed the concept or the scheme of the DNA replication too. ठीक है. According to this model, the DNA contains two strands. ठीक है. So the two strands of the double helix would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. Means during the time of the DNA replication, the both strands, ठीक है, which are helically wounded are going to be separate from each other. दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं एंड दे बिहेव लाइक अ टेम्पलेट स्ट्रैंड और अपना अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेते हैं. तो इस तरह से जो न्यूली बॉर्न या हम कह सकते हैं न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए होगा, तो उस डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा. ठीक है. सो दिस इज़ द दैट्स वाई. तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है. तो यानी हम कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि आधा तो कंजर्व रह रहा है, क्योंकि एक स्ट्रैंड तो पुराना ही है, एक स्ट्रैंड नया आकर के बन उसमें न्यूली सिंथेसाइज हो रहा है. ठीक है. सो वी कैन से दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. So this scheme for the DNA replication was termed as semi-conservative DNA replication. Now in this figure you can easily observe there. Initially there is a single strand, parental strand, and you can easily observe that the two strands of the DNA are going to be separate from each other, and a new strand is forming. ठीक है. मतलब जो ओल्ड वन जो आपके स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंटल जो स्ट्रैंड हैं, दे आर बिहेविंग लाइक ए टेम्पलेट स्ट्रैंड. यू कैन इजीली ऑब्जर्व देयर, इट्स कम्प्लीटली क्लियरली मार्क्ड हेयर, template strand in both side, and you can easily observe that new strand is going to be synthesized here. ठीक है. नाउ देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाई मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल during 1958 to prove that the DNA replication takes place by semi-conservative method. ठीक है. There is an experimental proof about it. Now I am going to explain how they proved it that the DNA replication takes place semi-conservatively. ठीक है. इनिशियली दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल. इन्होंने चूज़ किया एस्केरिशिया कोलाई को. Now why they choose Escherichia coli? Because it was easy to extract their DNA, and the life cycle of the lifespan of the Escherichia coli is quite short. मतलब एक साथ कई सारी जनरेशन की स्टडी की जा सकती है. 20 मिनट्स का लाइफ स्पान होता है जिसमें रिप्रोड्यूस करके वो एक नई ऑफस्प्रिंग पैदा कर देता है. ठीक है. नाउ व्हाट दे डिड, दे ग्रू मैनी जनरेशन ऑफ द एस्केरेशिया कोलाई इन ए मीडियम दैट वाज कंटेनिंग 15 NH4Cl. ठीक है. नाउ उन्होंने क्या किया, एस्केरेशिया कोलाई लिया, सेलेक्ट किया, और उस एस्केरेशिया कोलाई को कहाँ डाला, एक कल्चर मीडियम में डाला, और उस कल्चर मीडियम में उन्होंने एक न्यूट्रिएंट के सोर्स के तौर पे NH4Cl लिया. बट द NH4Cl विच दे वर टेकन, ठीक है, इसमें एक खासियत ये थी कि इन्होंने जो नाइट्रोजन थी इस NH4Cl की वो 15N थी. जनरली नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है. तो यहाँ पर जो उन्होंने नाइट्रोजन का सोर्स लिया था, एज ए सोर्स जो नाइट्रोजन ली थी NH4Cl में, जो नाइट्रोजन थी वो 15N थी. ये रेडियो एक्टिव तो नहीं थी, बट क्या थी, हैवी नाइट्रोजन थी. वी कैन से दैट एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का. ठीक है. तो जाहिर सी बात है कि नाउ क्या हुआ होगा, नाइट्रोजीनियस बेसिस बनाने के लिए एस्केरिशिया कोलाई को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी. तो उस रिक्वायरमेंट उन्हें NH4Cl से उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया होगा. तो यानी कि जो उनके DNA में इनकॉर्पोरेट हो गई होगी नाइट्रोजन, वो कौन सी वाली हुई होगी, 15N वाली इनकॉर्पोरेट हो गई होगी. ठीक है. नाउ अब उन्होंने कई जनरेशन्स को आगे बढ़ने दिया. इस तरह से क्या होगा, सारी जनरेशन में मोस्टली क्या आ गया, जो DNA था, DNA में जो नाइट्रोजन आ गई वो क्या हो गई, 15N टाइप की आ गई. ठीक है. नाउ व्हाट दे डिड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. दे ग्रू मैनी जनरेशन ऑफ एस्केरिशिया कोलाई इन ए medium that contained 15 NH4Cl. Here 15N is the heavy isotope of the nitrogen, and it was the only source of nitrogen. The result was that the 15N was incorporated into the newly synthesized DNA,
एंड आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, ये सारे एस्केरिशिया कोलाई निकाला इस कल्चर मीडियम से और इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। और सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली आपको सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है तो किसी लिक्विड में डाल के सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। तो इन्होंने जनरली सीजियम क्लोराइड CaCl इसमें इन्होंने क्या लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए इसका यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, द हैवी DNA मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विशेबल फॉर द नॉर्मल DNA। तो मोस्टली क्योंकि बहुत सारी जनरेशन से, काफ़ी जनरेशन से 15NH4Cl वाले न्यूट्रिएंट को यूज़ कर रहे थे ये, तो इन्होंने देखा कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो अब देखो, अब कभी किसी भी चीज़ का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में होगी कि लाइटर चीज़ें ऊपर की ओर आती हैं और हैवियर चीज़ें नीचे की ओर बैठती हैं। तो द सेम प्रोसीजर वाज देयर। तो उन्होंने देखा कि जो हैवियर DNA था वो उसका कंटेंट ज़्यादा था और वो नीचे सेटल हो गया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे जस्ट टुक सम DNA फ्रॉम देयर, सम बैक्टीरियाज फ्रॉम देयर, कुछ बैक्टीरिया जो 15NH4Cl वाले कल्चर मीडियम में उन्होंने कल्चर किए हुए थे, they took some bacteria from there and they just cultivated them into a new culture medium and the new culture medium was containing 14NH4Cl, getting my point। तो क्या किया उन्होंने, 15NH4Cl वाले कल्चर मीडियम में से अब जो बैक्टीरिया कुछ बच गए थे उनको निकाला और उन्हें एक नए कल्चर मीडियम में डाला। और नए कल्चर मीडियम में अब इन्होंने हैवी नाइट्रोजन के सोर्स को यूज़ नहीं किया, इन्होंने अब लाइट नाइट्रोजन के सोर्स को यूज़ किया एंड दे यूज्ड 14NH4Cl एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके DNA में कौन इनकॉर्पोरेट होने लगेगा, 14NH4Cl। इनको क्या होगा, इनके जो नाइट्रोजन है 14NH4Cl से नाइट्रोजन ले रहे होंगे, तो अब इनके DNA में कौन इनकॉर्पोरेट होगा, 14N वाला नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। फिर से इनका क्या कराया इन्होंने, CaCl में लिया, इनको CaCl ग्रेडियंट लिया और उसमें इनको जो बैक्टीरिया थे इनको डाला और उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि 20 मिनट के बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो नए DNA मिलेंगे वो नए DNA हाइब्रिड मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा वो 15N वाला रहेगा, एक जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो क्या होगा, 14N वाला होगा। तो यानी जो इसकी डेंसिटी होगी, पहले वाले केस में जो DNA मिला था, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो पूरी की पूरी 15N वाली थी, तो वो पूरा का पूरा नीचे सेटल हो जाना चाहिए था। ये हाइब्रिड होगा तो ये बीच में कहीं रहना चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन सी है 14 and 15 there is a hybrid DNA. Now at definite time interval as the cells multiplied, samples were taken and the DNA was retained as a double stranded helix was extracted. The DNA obtained from the culture one generation after transfer from 15N to 14N medium आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का टाइम क्यों लिया, क्योंकि एस्केरिशिया कोलाई क्या है, जनरली 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, हैड ए हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी। नाउ हियर इन द फिगर, इन द सेकंड वन केस यू कैन सी दैट, पहले वाले केस में तो देखो आप एक टेस्ट ट्यूब टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बेसमेंट, इसके बिल्कुल बॉटम में आपको 15N वाला हैवी नाइट्रोजन दिख रही है। नाउ आपको अब देखिएगा हाइब्रिड कैसे बना, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना रहा और एक स्ट्रैंड नया आ गया, तो पुराना वाला और नया वाला यानी कि उसकी डेंसिटी हो गई हाइब्रिड हो गई। फिर 20 मिनट तक छोड़ दिया इन्होंने, और देखिए ना अब इन्होंने फिर अगले 20 मिनट तक छोड़ दिया। अगले 20 मिनट बाद क्या होगा, DNA दोबारा रेप्लिकेट करेगा। जब दोबारा रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, तो इक्वल अमाउंट में इनको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड और इक्वल अमाउंट में नॉर्मल। क्योंकि जब हाइब्रिड और नॉर्मल, जब आपका एक हाइब्रिड DNA सेपरेट करेगा दोनों अपने स्ट्रैंड्स को, तो यानी एक स्ट्रैंड तो आपका 15N वाला होगा, एक स्ट्रैंड आपका 14N वाला होगा। अब नया सोर्स क्योंकि पहले से ही 14N है, क्योंकि आपने 14N वाले कल्चर मीडियम में कल्चर किया, तो नया वाला भी जो बनेगा 14N है। तो यानी कि दो स्ट्रैंड तो आपके ऐसे होंगे जिनके साथ नॉर्मल 14N वाले जुड़ेंगे और दो स्ट्रैंड पहले से तुम्हारे नॉर्मल थे उनके साथ नॉर्मल जुड़ेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके दो तो DNA बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे और दो DNA आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे। नाउ इसी फिगर को अगर मैं कलर डायग्राम से दिखाऊं तो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इट। आप देख लेंगे 15N वाला रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं तो हैवी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है ना। नॉर्मल में डाला, नॉर्मल 14N वाला जो DNA स्ट्रैंड है उसे ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया हुआ है। तो यानी हाइब्रिड बना, एक रेड है और एक ग्रीन है, क्योंकि ये वाला जो सेपरेट होगा तो दोनों के साथ साथ एक ग्रीन आपका न्यूली सिंथेसाइज रेड होगा, तो हाइब्रिड बन गया। अब ये दोनों सेपरेट होंगे तो जाहिर सी बात है दो रेड सेपरेट होंगे, दो ग्रीन सेपरेट होंगे, रेड के साथ फिर से ग्रीन जुड़ना है और ग्रीन के साथ ऑलरेडी ग्रीन जुड़ना है, तो आपको क्या होगा, एक लाइट बैंड और एक हाइब्रिड बैंड, मतलब इक्वल रेशियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इज इट क्लियर। तो इससे ये प्रूफ किया इन्होंने कि हाँ जो DNA का जो उन्होंने डेंसिटी बेस्ड ग्रेडियंट तैयार किया और उस डेंसिटी बेस्ड ग्रेडियंट के बेस पे जब एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि हाँ DNA जो है वो क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद टेलर और उसके कलीग्स, टेलर एक साइंटिस्ट थे और उनके कलीग्स जो थे 1958 में सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने एस्केरिशिया कोलाई पे न करके विक्सिया फावा पे किया। विक्सिया फावा क्या होता है, एक तरह का फावा बीन्स होते हैं और उन्हें भी सेम DNA के केस में यही
रेशियो देखने के लिए मिला। तो इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। एंड द टॉपिक विच आई डिस्कस्ड टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, सो रिवाइज इट। इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, immediately you can contact me. Till then, thank you and bye bye.